नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका इस बेहतरीन क्लास में और इस चैनल पर, जहां पे आप लोग देखेंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या नहीं सीखने, क्या जो चीज़ें चल रही थी, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करवाया था, जो हमने आपस में बात की थी लास्ट क्लासेस में कि हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, मैथ्स को कहां तक लेकर के जाएंगे और कब से स्टार्ट होंगी, ये सारी क्लासेस का निचोड़, इन सभी चीज़ों का बातों का स्टार्ट जो हमने पिछली क्लासेस में कल कर लिया था। जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा होगा तो एक बार वापस जा करके उन सब वीडियो को देख लेना। हमने सिलेबस भी कर लिया था, उसके बाद हमने दूसरी वीडियो भी देखा था, उसमें हमने देखा था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस पर बेस्ड हमने अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ कर लिया था पहले चैप्टर पर। और आपके प्रॉमिस के हिसाब से मैंने जो प्रॉमिस किया था आप सभी के लिए, आपके डिमांड पर हम पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस के जो भी एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज, जो क्वेश्चंस वाइज, एक एक क्वेश्चंस को जो बच्चे बेसिक से, जिनको एनसीईआरटी ही नहीं समझ में आती है, उन सब बच्चों के लिए मैं हूं, उन सभी सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगा। यानी एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा बेटा जो सिर्फ और सिर्फ जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, जो बेसिक्स में भी डरते हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, 4 से 5 क्लासेस में डिवाइड करेंगे हमारा जो भी चैप्टर्स रहेगा उसको। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो तीसरी या चौथी क्लासेस होंगी हमारी, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे उन बच्चों का भी ध्यान दिया जाएगा, उन बच्चों पर भी फोकस किया जाएगा जो बच्चे अपने कंपटीशन, यानी जो हमारा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, स्कूल में आकर के बोलते हैं कि बस आज हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, उन सभी का एडवांस और बोर्ड लेवल भी क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। तो विदाउट एनी डिले चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर, देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है उसमें मैंने छोटा सा रखा है, थोड़ा ही रखा है। मतलब क्या है कि आपके प्रॉमिस, मतलब मेरे प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली और आपके डिमांड पर हम आज करेंगे बेटा क्या, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो सिलेबस हमारा 1.1 का, उसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो भागना नहीं है बेटा। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ा भी स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी रियल नंबर्स में प्रॉब्लम्स आती है, सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे। उसके बाद उन बच्चों के लिए भी लास्ट में क्वेश्चंस रखा है, क्योंकि हमारे क्लासेस का थीम है, हम लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा 1-2 क्वेश्चंस करके जाते हैं जो एडवांस भी हो, जो बोर्ड में आता भी हो, जिस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट भी कुछ नया सीखेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आया हूं, बने रहिएगा लास्ट तक बेटा, ठीक है। चलिए, एज यूजुअल जैसा कि हमारी क्लासेस का ये थीम है कि हम कुछ ना कुछ एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए लिख करके लाते हैं, वो मैं खुद लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों के साथ मेरी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ जो लिखी जाती है दूसरों के लिए मोटिवेशन करने के लिए नहीं, ये मैं मेरे दिल से खुद से लिखता हूं, सो दैट मैं मेरी कनेक्टिविटी आप तक पहुंचा सकूं। तो कुछ लाइनें आपके लिए लिखा है बेटा, क्योंकि आज हम नए चैप्टर, यानी एक तरीके से एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा सफर हमारा हौसलों का सफर नाम से ही दे दिया था, तो कुछ लाइनें लिख करके लाया हूं। देखो बेटा क्या है, ये दिख रहा है, क्या लिखा है, यू कैन। अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर जीतोगे। इसी पर थीम मैंने लिखा है, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो लेट है, क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो लेट है, ये सोचकर एक नई उम्मीद जगाते हैं। ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना गिरेंगे और ना ही थकेंगे, इन्हीं हौसलों के साथ अपने अपने सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलो लग जाते हैं जिद और जुनून के साथ अपनी इस क्लासेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आइए, सबसे पहला ये रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या रियल नंबर्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब चीजों का जिन बच्चों ने नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो जाकर के देख करके आओ। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला बेटा, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो तुरंत जाओ, अभी वो जो बच्चे जो पहली क्लास है, तुरंत छोड़ो इस क्लास को, भागो उस क्लास में, उस क्लास को देख करके फिर इस क्लास में वापस आओ, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद ये हमने पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लिए थे जो अपनी क्लासेस में हमने देखा था, और इन्हीं की देन है, इन्हीं सर की देन है, मैंने उस क्लासेस में भी अच्छे से आपको समझाया था, इन्हीं सर की देन है कि ये चीजें हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो आज हमारा विदाउट एनी डिले एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, और उसके क्वेश्चंस नंबर 1 से डिक्टो वही जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ उस पर बात करेंगे। और लास्ट में, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है बेटा, कि हम लास्ट में उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे कुछ एडवांस टाइप में भी। चलिए आ जाते हैं। आपसे क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स
प्राइम फैक्टर। आपको क्या करना है, इन नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना है कि कैसे हम दिखा सकते हैं, किस तरीके से इसको आगे निकाल सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कैसे होगा। सिंपल सा बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एलसीएम एचसीएफ आप निकालते थे तो आप क्या निकालते थे, किसी भी नंबर्स का फैक्टराइज कर देते थे कि कौन कौन से टर्म्स में आता था। जब हम फैक्टराइज करते थे तो वहां पे एक चीज यूनिकनेस दिखती थी कि वो जितने भी नंबर्स आते थे ना, जो भी इसको फैक्टराइज करते थे, वो सारे के सारे नंबर प्राइम में आते हैं। आप आज भी देखोगे तो जैसे अगर 140 का हम ट्राई करें बेटा, 140 को अगर हम ट्राई करें फैक्टराइज करने के लिए, तो चलो करते हैं। 2 7 जा, 2 35 जा, फिर हम क्या करेंगे 5 से 7 जा और 7 से 1 जा। तो जब देखोगे बेटा, इस पर जब आप बात देखोगे, इसको अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करोगे, तो ये क्या देख रहे हो, इन्होंने लिखा है कि सर जी 2 × 2 × 5 × 7, यही है ना बेटा, 2 × 2 × 5 × 7। इसका मतलब क्या कहता है बेटा, इसका मतलब है कि सर आपने फैक्टराइज तो किया है, बट ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर प्राइम है, इसीलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाता है। अच्छा ठीक है सर, आपने तो मल्टीप्लाई भी किया है, हाँ जी किया है, अब मल्टीप्लाई किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। मतलब अब इन्हीं को हम क्या कर बोल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस। मतलब अब 2 कितनी बार आया बेटा, 2 तो 2 बार आया सर जी, 5 कितनी बार आया है सर जी, 1 बार आया है, और 7 कितनी टाइम्स आया है सर जी, 1 बार आया है। तो सर जी ये क्या है, यही हमारा क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। बेसिक से ध्यान से समझते चलना बेटा। आपको जैसे सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके हर स्कूलों में या कहीं कहीं पर भी आपको बताया जाता है ना बेटा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझना है, जो हम बचपन से पढ़ करके आ रहे थे उन्हीं चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है। तो सिंपल सा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में बात करेंगे तो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, उसके बाद उनको नंबरों को अलग अलग दिखा दिया। अब जो नंबर जितनी टाइम्स आया था उसको हमने प्रोडक्ट करके रूप में दिखा दिया, यही हमने एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके के नंबर्स का सॉल्यूशंस। यानी 140 का तो हमने कर दिया है, इस तरीके से सॉल्यूशंस करके दिखाओगे सर, यही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? चैट में फायर करो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। चलो अब हम विदाउट एनी डिले दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें 156 पर बात करनी है बेटा। 156 क्या होगा, नोट करते चलना बेटा, मैं रफ कर दूंगा, मैं इसमें ऐड कर देता हूं, रुक जाओ। ओके डन। अब आया है बेटा 156 का। 156 का अगर मुझे करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, 156 को ऐड करो, फटाफट इसका फैक्टराइज करो। 2 से करेंगे तो 7 जा 8 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा 9 जा, फिर 3 से करेंगे 13 जा, फिर 13 से करेंगे 1 जा। तो सर जी क्या फैक्टर्स बनेगा, जी मैं बता रहा हूं, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो सर जी, कर दिया। फिर क्या है बेटा 3, उसके साथ क्या क्या आ गया 13। तो बोल रहा है भैया आप क्यों छोड़ रहे हो, मुझे साथ साथ में दे लो। यानी 2 कितनी बार आया है, 2 को हमने 2 बार लिख दिया। 3 कितनी बार आया है सर जी, 1 बार। 13 कितनी बार आया सर जी, 1 बार। ये क्या है हमारा, यही हमारा सर जी है क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी यही है सर जी हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सर जी तो इसमें क्या टफ था, कुछ नहीं सर, हमें बस फैक्टराइज करना था, लेकिन हमें पता नहीं था, अब पता चल गया, अब तो उड़ा डालेंगे। बोलो यस, उड़ा दोगे ना, वेरी गुड। आ जाइए पीछे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अब फटाफट बेटा चलो, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, अब तो उड़ा डालोगे ना बेटा, क्योंकि इजी सा है। चलो मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 7429, चलो इसको करते हैं बेटा, एक और ऐड कर लेते हैं, क्या है 7429। सर जी अब क्या जाएगा, कैसे करूं? तो हमारा रूल क्या कहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का रूल क्या होता है सर, यूनिट डिजिट तो 9 है, तो इवन नंबर 2 अगर इवन नंबर होता तो 2 से तो डिविजिबल होता, लेकिन 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं, 3 का रूल क्या कहता है बेटा, सबको सम करो, और अगर 3 से डिविजिबल होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 7 4 11 2 13, 13 में 9 को ऐड करेंगे तो 22 आ रहा है, 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से नहीं जा सकता, 7 से ट्राई करते हैं, 1 जा जाएगा, 6 जा 42, 9 बच रहा है, नहीं जा सकता। 9 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं जा रहा था। 11 से चेक करते हैं तो 7 2 9 और 9 4 13, 13 में से 9 लेस करेंगे तो क्या आता है 4, यानी 0 तो आ ही नहीं रहा, ना 11 का मल्टीपल, तो 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से ट्राई कर लो, 13 5 जा 65, 65 में से 9 जाएगा इधर,
तो 7 जा 91, फिर 19 बच जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। अब 15 से नहीं जा सकता क्योंकि 3 और 5 से नहीं जा रहा था। अब बचा कौन सा नंबर, 17, तो 17 से ट्राई करो। 17 3 जा कितना होता है, 51। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 7 4 2 9, तो डिवाइड किया, 3 जा 51, क्योंकि 4 जा होता है, 4 जा भी चला जाएगा, 4 जा क्या हो जाएगा बेटा, 68। अब लेस करो, कितना जाएगा, 6, ये 2 हो जाएगा। 4 जा नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 51, फिर आएगा 11 और 17 7 जा 119, मतलब ये तो हो गया पूरा का पूरा। यानी मेरा ये जो नंबर्स है इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, और मैक्सिमम जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो 1 to 30 के मिड में ही आते हैं जिनका हमें फैक्टराइजेशन करना होगा। अगर कोई भी नंबर्स आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा है ना बच्चा, तो एक चीज याद रखना कि अगर वो ना 11 ना 13 से कट रहा है ना, तो वो 17 19 और 23 का ही कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन, मैक्सिमम केस में ये देखा गया है कि 17 19 23 इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर से वो कट जाता है। अगर इन सब से नहीं कटा तो डायरेक्टली 29 के पास जाओ। क्यों, क्योंकि 23 के बाद 25 आता है, तो उससे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 5 से नहीं गया था, और 27 3 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट 29 पर सोचना है। ऐसा जम करके 17 सोचा नहीं हुआ, 19 सोचा नहीं हुआ, 23 सोचा नहीं हुआ, तो 29 फिर 31 पे जाओ। तो ये मैक्स टू मैक्स 1 to 31 के बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको आएंगे ना, इनके बीच में यानी यही सारे गिने चुने नंबर्स हैं जिन पर आपको एग्जामिनर्स घुमाएगा। तो जब भी आपको 11 13 तक नहीं आता ना, दिमाग को ये बोल दो कि घबराना नहीं है, मेरे पास 3-4 नंबर ही है। कौन कौन से, 17 है, 19 23 29 और 31। इन 4 से 5 नंबरों में ही हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, इनमें से कोई ना कोई नंबर तुम्हें मिल जाएगा, गारंटेड है। 90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से मिल जाता है। अब 7 4 2 9 था बेटा, हमने 17 से डिविजिबल कर दिया। 17 से किया, कितना जाएगा, 4 जा 68, 3 जा, उसके बाद कितना था, 7 जा। अब देखो 4 3 7 है, तो देखो बेटा अभी जो नंबर्स ऑलरेडी 17 से डिविजिबल था, इसके पहले यानी 17 से पहले कोई भी नंबर इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा था। तो अगर मैं किसी नंबर को 17 से डिवाइड कर दूंगा तो उसके आगे जो नंबर्स मिला है मुझे, क्या वो 17 से पहले वाला डिविजिबल होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अब 17 से चेक कर सकते हैं इसको, अगर 17 से हुआ तो ठीक, नहीं तो जंप कहां करेंगे बताओ बेटा, 19। वेरी गुड, क्योंकि 17 के बाद तुरंत 19 आता है। 17 से किया, 17 2 जा कितना होता है, 34, 9 जाएगा तो नहीं हो सकता। अब कहां जाएंगे, 19 से चेक करो। 19 2 जा 38, 5 जाएगा, हाँ 19 से चला जाएगा। 19 2 जा 58, सॉरी 38, 38 में 43 में से 38 लेस करेंगे, कितना जाएगा बेटा, 5 जाएगा, 57 बनेगा। तो 19 3 जा कितना होता है, 53, सॉरी 57। अब बचा क्या, 23, तो वो तो 23 से ही जाएगा। यानी मेरे इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे बेटा, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस, जो बेहतरीन ये सिखाता है। ये बेहतरीन ये चीज़ें हमें कब हेल्प मिलेंगी, जब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर, नेचुरल नंबर के बेस पर जब क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, उस समय आपको सोचना पड़ता है कि किन से ये डिविजिबल होगा, किन से नहीं होगा। तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ें तुम्हें आनी बहुत कंपलसरी है। सबको समझ में आ गया? तो मेरे आंसर जो आ जाएंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, मेरे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के आंसर यही हो जाएंगे। तो आई होप ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इनमें मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। आई होप आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशंस बनाना है। बेटा देखो ये बेसिक टर्म्स है, जैसे आप बचपन से करते आए हो उसी तरीके से मैंने आपको सिखाया है। लेकिन 10th में अगर आप इसको ना लिख करके, अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आप ये दोनों भी लिख दोगे ना, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा बेटा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो साइड में पहले इसको कर लो, चेक कर लो, उसके बाद उसका फाइनल आंसर लिख करके दिखाओ। लिखना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अरे बताओ बेटा, समझ में आ गया ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, डन डन। चलिए अब विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। मैच करते रहना बेटा, मैच करते रहना। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अरे सर जी, एलसीएम एचसीएफ कितना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। नहीं बेटा, ये पीछा छोड़ देगा,
लेकिन थोड़ा अलग तरीके से इस बार पकड़ने वाला है आपका साथ, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये जब मैं आपको वर्कशीट करवाऊंगा ना, वर्कशीट कौन सा, जो अभी बैच लॉन्च हुआ है बेटा, उस बैच में जब मैं आपको वर्कशीट करवाऊंगा एंड अदर देन उसके बाद जब मैं आपकी चौथी या तीसरी क्लास लूंगा यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जैक्टली बोर्ड और स्कूल वाले कैसे देते हैं। स्कूल में अगर आप जाओगे यूनिट एग्जाम तो बोलते हैं ना पहले ही लीक हो गया, मैं लीक करके दूंगा आपको, लीक करके दे दूंगा कि चलो बेटा यही क्वेश्चन आने वाला, जाना एग्जाम में लिख करके आ जाना, थोड़ा बहुत डेटा बदल देगा, तो सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, वहां पे जाकर के अच्छे से फोड़ के आना, आग लगा करके, पेपर में नहीं बेटा लिख करके, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है, एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर से। सर जी इसमें नया क्या है, कुछ नहीं, फॉर्मूला ही यही होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर, एचसीएफ और अगर एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर्स बन जाता है, यानी इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो इसमें नया क्या है सर, सर यही फॉर्मूला ही है। कोई भी दो नंबर, जैसे मैं अगर 4 और 8 ले लूं, कोई भी दो नंबर ले लिया हमने, कोई भी दो पेयर ले लिया, 4 और 8 ले लिया, तो सर इसका एचसीएफ और एलसीएम जो निकालोगे ना, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन दोनों का जो नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा वो दोनों इक्वल आएंगे, ये कंडीशंस कहता है। अब इसके लिए लगेगा या नहीं लगेगा वो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई दो नंबर्स हमारे पास हैं तो उन दोनों का एचसीएफ और उन दोनों का एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर बाद में उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दोनों की जो वैल्यू होगी ना वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड करेगा, वरना ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम बोल देंगे कि नहीं ये नंबर्स हमारा गलत है, इसका जो वेरिफिकेशन है, इसका जो सेटिस्फैक्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, यानी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो सही है। सही बात, क्लियर। चलो आ जाओ, अब इसी को प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करना, वेरी गुड, प्राइम फैक्टराइजेशन। आ जाओ करते, क्या है 26 को लिखा, 26 सर 2 से तो चला जाएगा, सर लिख दिया 2, और क्या आएगा सर, 2 से किया तो 13 टाइम्स, 13 किसी का फैक्टर्स नहीं हो जाता, मतलब 13 का फैक्टर्स नहीं होता, 13 का 13 ही हो जाता है। सर हमने तो कर दिया 26 का, आगे कर लो 91 का, 91 किया सर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, हाँ 3 से 3 से जाएगा नहीं, 9 1 10 हो जाते हैं, तो 3 से तो जाएगा नहीं। सर 5 से नहीं जा सकता, 7 से जा सकता, सर 7 से कितना, 7 × 13। अब मैं आपसे पूछूं HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91 का क्या होगा बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है आपका 13, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 13। अब मैं पूछूंगा, मुझे बता दो बेटा एलसीएम क्या है, सॉरी हाँ एलसीएम क्या है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता दो। किसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, 26 और 91 का। तो सर जी क्या होता है, अगर मैं इनको ब्रेक करूं, जैसे मैं इसको लिख सकता हूं, इसको 7 दे दूं जैसा मैंने सिखाया था, तो 7 के पावर 0, इसको 2 दे दूं तो 2 के पावर 0, तो इसमें ये इन सब के पास 1 1 है, तो हाईएस्ट लो बेटा। अगर मैं 2 का 2 से कंपेयर करूं तो हाईएस्ट कौन सा है, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 आ जाएगा। दूसरा लोवेस्ट 7 में देखो, 7 के पावर 1। तीसरा 13 में है, हाँ है, तो जो है उसके एक बार हमने ले लिया, उन दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 7 14 × 13, यही हमारा यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में 13 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 182 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसका LCM। ये हमने HCF निकाल दिया, ये हमने LCM निकाल दिया। अच्छा HCF और LCM निकालने का और सर शॉर्टकट तरीका नहीं होगा क्या, लिखना जरूरी है? नहीं बेटा लिखना भी जरूरी नहीं है, तुम ऐसे डायरेक्टली कर लो। कैसे, देखो अगर मैं इसको रफ कर दूं, शॉर्टकट तरीका देखो बेटा, देखो अब मैंने कॉमन क्या लिया था बेटा, कॉमन लिया था 13 जो मेरा HCF बना था, तो उसमें से तो एक तो आएगा ही, इन दोनों में से हमने एक HCF ले लिया, उसके बाद इन दोनों के पास जो कॉमन है उसको छोड़ दो, कॉमन में से एक ले लो, उसके बाद जो भी नंबर्स बचे होंगे ना सब एलसीएम में डाल दो,
देखो 2 बचा था डाल दिया, 7 बचा था डाल दिया, और अगर 5 भी कहीं पर होता ना तो उसको भी उठा करके डाल देते, वो एलसीएम का पार्ट बन जाता है। उन सबका बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। क्लियर बेटा, सबसे ईजी सबसे बेहतरीन है। जरूरी नहीं कि आप उसके पावर में 0 लगाओ, कॉमन दिखो, फिर उसके बाद हाईएस्ट में, वो मैं आपके समझाने के लिए बस आपको बता रहा था बेटा कि जब भी किसी नंबर्स के पास मिसमैच हो, अगर आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा एलसीएम बनेगा, तो हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री एलसीएम बन जाती है। और अगर लोवेस्ट कॉमन डिग्री जो होती है, डिग्री में लोवेस्ट कॉमन जो होती है वो एचसीएफ, और हाईएस्ट डिग्री जो कॉमन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एलसीएम। इसलिए उस तरीके से मैंने आपको समझाया था। हमने एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, ठीक है भैया, यहां तो हमें मिल गया। सर जी इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस अब दिखाओ इधर। आपने बोला था एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया है, यहाँ पे फॉर्मूला ये हमने लिख दिया, इसके आगे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, लेट सपोज इन नंबरों को मैं ले लेता हूं, इसको मैं लेता हूं ए और इसको, इन नंबरों को बी ले लेता हूं, तो ए इंटू बी, यही तो आप बोल रहे हो। जी हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, तो बोल रहे हो आप तो हम लिख लेते हैं। चलिए लिख करके देखते हैं। देखो हमने एचसीएफ कितना लिया बेटा 13, एलसीएम कितना हो गया बेटा 182। इसको चेक करना है, ए कितना है बेटा, ए है 26, मल्टीप्लाई करेंगे बी, बी कितना है बेटा 91, मल्टीप्लाई करके देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो बेटा। तो मल्टीप्लाई किया हमने 182 का मल्टीप्लाई किया 13 से, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25, 2 3 1 जा 3, 2 5, सॉरी 3 8 जा 24 आ जाएगा, क्योंकि कैरी तो आएगा नहीं, 3 2 जा 6 में कैरी ही नहीं आएगा, फिर 3 1 जा 3 5, ठीक है। इधर आ जाएगा, हमने कट किया 2 8 1 6 6 3 2 3 6 6, यहाँ से आया 2 3 6 6। अब इसका मल्टीप्लाई करो 91 में 26 का, 6 1 जा 6 54, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, देखो 6 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर भी सर आ गया 2 3 6 6। मतलब हमारा नंबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल हो गया है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक, ये दोनों इक्वल हो गया है, मतलब ये दोनों हमारा इक्वल हो गया है, तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि हमने वेरीफाई कर दिया है। क्या पे वेरीफाई करना था हमें, हमने निकाल करके इसका वेरीफाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस दिखा सकते हो, प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको ऐसा करना होगा। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया आपको, डन। अब मैंने आपको एक क्वेश्चंस करा दिया है, दूसरा क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं, और तीसरा इसमें से आप करोगे होमवर्क। डन बच्चों, ठीक है, क्लियर, ओके वेरी गुड। चलो आ जाओ फटाफट दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, दूसरा में था 510 एंड 92। 510 ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, बी की वैल्यू है 92, यही था ना, ठीक है, कुछ होगा तो बताते रहना बेटा। 510 92। अब हम 510 का पहले क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से किया, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से देखो, 5 5 10 2 12, 3 से चला जाएगा, 8 जा 5 जा, फिर 5 से जाएगा 17 टाइम्स, यानी 17 से जाएगा 1 टाइम्स। तो इसके जो बनेंगे, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे बेटा, क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो सर 92 के बता दो, तो हमने 92 का निकाला। 2 से करेंगे 4 जा 6 जा, फिर 2 से करेंगे 23 जा, फिर 23 से करेंगे 1 जा। इसके सर क्या निकल गए, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, क्लियर हो गया सर। आगे का क्या करना है, हमने दोनों का निकाल दिया, ठीक है सर निकाल दिया। हमें पूछना निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका सर जी, हमने निकाला 510 का और 92 का, इसका एचसीएफ बता दो। ठीक है सर बताते हैं, क्या है कॉमन, 2 हमें कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है सर, नहीं कॉमन और तो कुछ नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। सर एलसीएम बता दो हमें, एलसीएम निकालो आप, किसका सर, 510 और 92 का। क्या बताया था सर आपने, हमने बताया था कि अगर जो कॉमन होता है उसमें से तो एक बार लिख देते हैं, बाकी जो बचे हैं सबको लिख डालो। इसके पास क्या बचे हैं,
2 बचे हैं, उसके पास क्या बचे हैं 3 बचे हैं, फिर 5 बचे हैं, फिर 17 बचे हैं, फिर 23 बचे हैं। ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा एलसीएम। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके आपका काम है यहाँ पे लिखना, और इसके आगे फिर क्या करना, वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। यानी आपको करना पड़ेगा जो भी, यानी एलसीएम जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई 2 से करोगे, उसके बाद A की वैल्यू है 510, B की वैल्यू है 92। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो बोल देना इक्वल नहीं है। तो हम वेरीफाई करके दिखा रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल्स नहीं है, यानी इसके अकॉर्डिंगली। तो पहले आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना पड़ेगा, उसका एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद एलसीएम, एंड देन फाइनल उसको वेरीफाई करना पड़ेगा इस तरीके से। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप एग्जैक्टली देखते ही तुम लोग उड़ा डालोगे। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि आप किसी बच्चे को भी, सिंगल बच्चे को, चाहे उसको मैथ्स का एम भी ना आता होगा, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद, अब तक देखने के बाद, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बच्चा अगर मेहनत करेगा खुद, तो अगर 1-2 बार भी जाकर के प्रैक्टिस करोगे ना तो गारंटी समझ में आएगा। स्टेप वाइज स्टेज मैंने आपको बता दिया है। क्लास बंद होते ही, क्लास खत्म होते ही कुछ क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करना है, इसका रिविजन जरूर करना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ठीक है फटाफट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अब देखो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बस एक ही किया है चीजें, मैक्सिमम प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमारा फोकस था, तो तीसरा भी वही है। अब इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे, इसका मतलब हम क्लास को लेंदी बना रहे हैं। हमें क्लास को लंबी नहीं बनाना है, हमें उसका यूटिलाइज करना है। यानी अगर आपको जो क्लासेस मिल रही हैं उन क्लासेस को सीखना है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम को सीखना है, उसके बाद आंसर खुद आपको देना है बेटा फटाफट। अब आप मुझे बताओ कि इसमें हमें टाइम लगना चाहिए, इसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चंस के लिए आपको डिटेल में समझा दिया बेटा। 2 क्वेश्चंस में हमने जम के प्रैक्टिस और धीरे धीरे सीखा था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस को, यानी अपनी स्पीड को इंप्रूव करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं सर, क्योंकि इस तरीके से तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी और फिर ज़्यादा सीखना भी नहीं चाहिए। सीखना उतना ही है, काम करना ज़्यादा है। चलो अब बताओ बेटा, फिर हम क्या करेंगे, बस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा ना, कोई बात नहीं। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग पूछा, तो किसके जरिए से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो कर दो बेटा, 12 का करते हैं, पहले 12 का कर लेते हैं हम। 12 का किया हमने सर, 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी मैं लिख सकता हूँ ये हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 15 का सर क्या होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा सर, ठीक है। 21 का क्या होगा सर, 3 इंटू 7 हो जाएगा। यानी HCF क्या हो जाएगा सर, HCF हमारा हो जाएगा इसका, सब में क्या कॉमन है बेटा, देखो अगर मैं कॉमन चेक करूँ तो कॉमन मुझे दिख रहा है 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, तो सर HCF तो 3 हो जाएगा। और अगर मैं LCM पूछूं तो सर जो बचे हैं सारे लिख दो, 3 तो आएगा ही, लेकिन बचे हुए सारे नंबर्स, मतलब ये दोनों भी आएंगे, 2 के पावर 2 भी आएगा, 5 और 7 भी आ जाएंगे। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे बेटा LCM। अब इसको यूटिलाइज, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे HCF होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब तीसरा इधर आ जाओ बेटा, दूसरा क्वेश्चन में देख लो, ये तो पहला का एक्सप्लेनेशन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, फटाफट आंसर देते रहो बेटा। 17 का कुछ होता है बेटा, हाँ सर 1 और 17, ये तो प्राइम है, प्राइम का तो 1 और 17 ही होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेटा 23। सर 23 का कुछ होता है? नहीं सर, 1 और 23, इसके अलावा क्या ही होता है? तो इसमें टाइम ही क्यों इन्वेस्ट करना? 20 नहीं सर, ये भी तो प्राइम है, इसमें भी 1 इंटू 23 है। इसका मतलब अगर मैं HCF पूछूं तो इसका तो सर एक ही आएगा, क्योंकि तीनों में तो 1 ही है। तो सर LCM क्या हो जाएगा, LCM सर इन तीनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि बचे नंबर तो यही है बेटा। इजी लगा? डन, वेरी गुड बच्चों। देखो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। अच्छा, जो होमवर्क दिया है ना, मुझे सभी होमवर्क के आंसर चैट कॉलम में, क्लास खत्म होने के बाद चैट कॉलम में दिखना चाहिए। अगर आप दिखाओगे तो मुझे लगेगा कि आपने सीखा है कुछ और आपने उसका आंसर जेन्युइन तरीके से दिया है। अगर दोगे बेटा तो अगली क्लासेस में मैं इस और एडवांस क्वेश्चंस ढूंढ करके लाऊंगा कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं और मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ाई करते हो।
ठीक है बेटा, मुझे आई वॉन्ट एवरीवन कि मुझे इसका आंसर जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं वो कमेंट बॉक्स में आप लोग चैट में लिखोगे आफ्टर द एंड ऑफ क्लास। डन बच्चा, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चंस आ गया। अब देखो वो क्वेश्चंस का फॉर्मूला हम यहां पे करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था सर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर मुझे किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है सर, कौन सा दो नंबर है? 306 और 657। तो इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 306 इंटू 657। सर एचसीएफ क्या है? एचसीएफ तो दे रखा है 9। मुझसे पूछ क्या रहा है सर? एलसीएम पूछ रहा है, हमने लिख लिया। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया है। अब 9 का मल्टीप्लाई यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब 9 से कट करो, देखो 9 1 जा 9 3 जा 27, 3 जाएगा 9 4 जा 36, यानी हो जाएगा 34 इंटू 657। अब इसका बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके वही एलसीएम बता देना है। कितना इजी है। अब लगा ना बेटा आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पूरा। अब आएगा मजा आपको। अब धीरे धीरे आप चीजें आगे बढ़ाओगे। डन? क्लियर? वेरी गुड। समझ में आ गया ना बेटा? कुछ टफ था नहीं, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे बेटा। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लो, गारंटेड है। मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, इस फॉर्मूले के बेस पर तुम्हें क्वेश्चंस स्कूल वाले तो जरूर देंगे। 110% गारंटी देता हूं। ये एग्जैक्टली इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब कैसे देंगे बता देता हूं बेटा। कभी कभी नंबर दे देंगे, कभी कभी अल्फाबेट देंगे। जैसे उन्होंने बोल दिया a की वैल्यू लिखो XY², b की वैल्यू लिखा X²Y³। तो मुझे इसमें से एचसीएफ अगर मान लेता हूं मैं, एचसीएफ इन्होंने दे रखा है कुछ भी, जैसे मान लेता हूं मैं X और Y² एचसीएफ है, तो मुझे एलसीएम बता दो। या फिर एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया, या फिर ये तीनों नंबर दे दिया, ये पूछ लिया। लिख के ले लो। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको, 100% गारंटी। जब जब इस चैप्टर का एग्जाम आपके स्कूल वाले कंडक्ट कराएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा, ये गारंटीड है। इस चैप्टर से आने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चंस यही है। इवन बोर्ड का भी फेवरेट यही है। यहां से क्वेश्चंस तुम्हें पक्का मिलेंगे। बोर्ड में भी अगर 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में आता है तो आपको मैं गारंटी देता हूं बेटा कि यही पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा सा यूनिकनेस दिखाएंगे। अब यूनिकनेस कैसे? जब मैं अपनी अगली क्लासेस करवाऊंगा ना, उसमें क्वेश्चंस का यूनिकनेस दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से वो पैटर्न चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला यही रहता है। तो आज के बाद से क्वेश्चंस कैसा भी दे, एचसीएफ एलसीएम कुछ भी तरीके से आए, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, दिमाग में फिट कर लो कि किसी भी दो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उसी के बेस पर क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेंगे। कोई 3 चीजें दी रहेंगी, एक चीज आपको मिसिंग्स रहेंगी, उसी को फाइंड करना होगा। इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर? बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी गुड। डन डन। बस यही एनर्जी चाहिए बेटा। इस एनर्जी के साथ लगे रहो, फिर तो हम धीरे धीरे क्या ऐसे उड़ेंगे स्लिप करके। चलो आ जाओ, देखो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आ गया भैया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। सर ये क्या है? सर आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए ना उसमें समझ में नहीं आया। वो तो सब समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया। ये क्या दे दिया आपने? अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया। ये उनको नहीं समझ में आया होगा जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो क्लास, यानी जो हमारी दूसरी क्लास हुई थी जिसमें हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा था, पहली क्लास, उसको देख करके आप नहीं आए होंगे। हाँ, नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? हाँ देखो, खुद तुम बोल रहे हो नहीं देखा है हमने। बेटा अगर वो देखा होता ना तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने उसी क्लास में जो कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, उसी में मैंने बस यहाँ पे 4 लिख दिया था। और आपसे बोला भी था कि एग्जामिनर जो होगा 6 लिख सकता है, 15 लिख सकता है, 12 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। जरा चैट कॉलम में बताना था, मैं देख रहा हूँ। मैंने इसका क्या ट्रिक दिया था बेटा कि अगर यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आए तो मुझे क्या याद रखना है? बस बोलो 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 बोलो। यस आई कैन सी। वेरी गुड बेटा। देखो कुछ बच्चों को याद है, इसका मतलब उन बच्चों ने वीडियो देखी और उनको सीखा है बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो मतलब क्या होता है, मैं फिर से समझा रहा हूं। जो बच्चे आज पहली क्लास है, पिछली वाली क्लास जरूर देख लेना, और यहां पे जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं उसको भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं बेटा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है ना, और उसमें बोलता है कि आपको ये बताना है कि उसका एंड यूनिट डिजिट, जो एंड डिजिट का मतलब क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होता है, जो पहला नंबर होता है, अगर वो 0 की बात की जा रही है और उसमें बोला जा रहा है कि उस 0 को सर फिक्स करो कि उस पर 0 आए। अगर मैं किसी भी यूनिट डिजिट, मान लीजिए मैंने लिखा 230,
इसको फिक्स कर दो सर 0, मैंने 112 लिखा, 120 लिखा, फिक्स कर दो 0, 1 फिर 0 फिक्स करो। मतलब मुझे यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है, या फिर इसको एंड बोलते हैं, ये देखो लिखा है ना, एंड विथ डिजिट 0, मतलब जो हमारा नंबर लास्ट में जा रहा है वो 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो रहा है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया ठीक है 0 आएगा, 0 आता कैसे वो तो देख लो। मुझे अगर 0 लाना है तो मेरे जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेकर के 9 तक यूनिट डिजिट वाले, यही तो यूनिट डिजिट पर आएंगे। या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। 10 तो नहीं आ सकता, 10 तो 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट, और एक यूनिट डिजिट पर तो एक ही नंबर आएगा। अब इन नंबरों में मुझे मल्टीप्लाई करने पर मुझे यूनिट डिजिट 0 लाना है, तो क्या ला सकते हैं। अच्छा बेटा, अब आप बोलोगे कि सर 0 का किसी भी से करोगे तो 0 तो आ ही जाएगा। तो अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 29, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 30, तो सर 9 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 तो आ जा रहा है, सही बात है। लेकिन सिर्फ मेरे पास एक नंबर होगा, ये तब कंडीशंस फॉलो होगी जब किसी एक नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। इसके अलावा और कौन सा नंबर होता है, ये तो तुम देखते ही बोल दोगे कि सर किसी नंबर्स का 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा। अगर मैं 0 को हटा दूं, क्यों हटा दूं सर, क्यों हटा दूं सर, क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है सर, सर देखो यहां पे बोला है फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, और यूनिट डिजिट लाने पर 1 से लेकर के 9 तक ही बात की जाएगी। इसीलिए हम 0 को क्या कर रहे हैं बेटा, हटा रहे हैं। अगर यहां पे लिखा होता एनी होल नंबर्स तब तो हम 0 को लाते, और क्वेश्चन में एग्जामिनर इतना चालाक है वो होल नंबर्स नहीं देगा, क्योंकि होल नंबर्स देखते ही तुम 0 लगा दोगे, तो वो क्या देगा बेटा, नेचुरल नंबर्स। नहीं ध्यान गया था ना। तो नेचुरल नंबर्स आते ही हम क्या किए बेटा, हमने किया 1 से लेकर के 9 तक का नंबरों का नेचुरल नंबर्स, यही होता है ना, 1 से इनफाइनाइट जाता है, यानी नंबर्स ही 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इनके बीच में कोई 2 नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 मिल जाए मुझे। तो सर मैं जब देख रहा हूं यहां पे, अगर मैं देखूं 1 का 2 से करूं तो सर 2 मिल रहा है, 2 से 3 का करूं तो सर मुझे 6 मिल रहा है, 3 का 4 से करूं तो सर मुझे 12, यूनिट डिजिट फिर से 2 मिल रही है, कुछ भी करो, 4 का 5 से करूं तो सर 20, तो सर ये तो मिल रहा है मुझे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट तो मिल गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर 4 तो मैंने यहां पर भी मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 4 का अगर 9 से कर दूं, 4 का अगर 8 से कर दूं तो भी तो 32 और सॉरी 36 और 32 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा है। एक चीज कॉमन हो रही है कि जहां जहां 5 आ रहा है वहां वहां मल्टीप्लाई करने पर, अभी मैं फिक्स नहीं हूं दूसरा नंबर कौन सा होगा, लेकिन एक नंबर तो पता चल गया कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर यानी एक प्लेस पर 5 आता है तो उसमें कोई एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर मुझे 0 मिल सकता है। ठीक है, हमने 5 को पकड़ लिया, बस 5 का टेबल पढ़ लो बेटा, एक तो फिक्स हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 5 का 2 से करेंगे तो 10 मिल गया नंबर, 5 का 3 से करेंगे तो 15, 5 का 4 से करेंगे तो 20 फिर से नंबर मिल गया, फिर हमने 5 का 5 से किया तो 25, फिर 5 का 6 से किया तो 30 फिर से मिल गया। फिर देखो बेटा हमने क्या किया, बस समझना ध्यान से, पहली बार और लास्ट बार है, इसके बाद फिर समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, ये गारंटी है मेरी। फिर हमने 5 का 7 से किया सर 35 है, 5 का 8 से किया सर 40 फिर से है, 5 का 9 से किया सर 45। एक चीज तो मुझे पता चल गई कि सर जब जब मैं इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब तक मुझे यूनिट डिजिट 0 मिल रही है, लेकिन उसमें एक पोजीशन मेरा 5 फिक्स्ड है। क्या है, 5 फिक्स्ड है। अब इस क्वेश्चंस पे आ जाओ, अब इस क्वेश्चंस में मैं बात करूं तो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट वो कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर मुझे यूनिट डिजिट 0 मिल जाए। वैसे जितना आगे बढ़ता जाऊंगा 5 का तो मुझे 0 तो मिलता ही चला जाएगा, लेकिन सारे नंबरों को तो ले नहीं सकते बेटा, वरना क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं बन पाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट मुझे चेक करना पड़ेगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर चेक करना पड़ेगा जिसका 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 बन जाए। तो सर वो एक ही नंबर है, कौन सा, 5 × 2, यानी सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सबसे पहला नंबर भी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर मेरा 10 आ रहा है, जो सबसे छोटी वैल्यू है। 10 से पहले कोई भी ऐसा नंबर है नहीं है
जो यूनिट डिजिट में नेचुरल नंबर्स में आता हो। तो जब भी ये सीखा मैंने, अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे अप्लाई क्या किया बेटा, हमने अप्लाई किया कि सर 6, यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 नंबर कंपलसरी आने चाहिए अगर उसका एंड डिजिट 0 लाना है। तो कौन कौन से बेटा, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। अगर दोनों साथ में आते हैं तभी आपका एंड डिजिट 0 कंप्लीटली बनेगा। दोनों में से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो कंप्लीटली 0 कभी बन ही नहीं सकता। ऑन द स्पॉट उसका एक्सप्लेनेशन आपको उसी तरीके से बता देना है। अब बेटा देखो 6 है, तो जब भी 6 के पावर n तो तुम्हें घुमाने के लिए इसको छोड़ दो आप। इसको मैं अगर फैक्टराइज करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 3 की पावर में 6n, यही होगा ना बेटा। अब मुझे बताओ बेटा 2 और 5 में से सर 2 तो है हमारे पास, तो 5 तो है ही नहीं। तो जब 5 है ही नहीं तो फिर मैं बोल ही सकता हूं कि जब हम किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट यानी एंड डिजिट 0 लाने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड 2 and 5 बोथ द फैक्टर्स इन दैट फैक्टराइजेशंस। अगर वो दोनों फैक्टर्स आते हैं तभी हम कह सकते हैं इसका एंड डिजिट 0 होगा, अदर देन दैट नहीं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख देंगे। ये मैंने आपको प्रॉपर समझाया है, लिखना कैसे, जो भी स्टेटमेंट बोला है वो भी मैं लिख करके लाया हूं आपके लिए। देखो आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिविजन्स करना है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। आपको इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन देने लिखने कैसे, अगर नंबर 6 के पावर n में एंड होता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, एंड्स विद डिजिट 0 होगा तो हमें इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, मतलब वो 5 का डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 में तो 2 आ ही रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिखाएंगे कि मुझे अगर 6 के, क्योंकि 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 3 में आ जा रहा है, तो उस कैटेगरी में हम क्या करेंगे बेटा, उस कैटेगरी में हम दिखाएंगे कि 2 तो आ रहा है बट 5 भी होना चाहिए, तभी इस नंबर का एंड डिजिट 0 हो पाएगा, नहीं तो नहीं। फिर लिखेंगे दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n, 6 के पावर n would contain the prime numbers 5. This is not possible because ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है जो अभी मैंने आपको कराया था कि 6 के पावर n दिखाने पर 2 तो मुझे मिल जा रहा है लेकिन मुझे 5 नहीं मिल रहा था। दैट इज वाई ये फैक्टराइजेशंस प्राइम फैक्टराइजेशंस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें 2 और 3 आते हैं जबकि हमें 2 और 5 चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। दैट इज वाई देयर इज नो नेचुरल नंबर्स ऑफ n फॉर विच 6 के पावर n एंड विद डिजिट 0। इस तरीके से हम पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तब हमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स का जो भी एग्जामिनर पूछेगा, और ये क्वेश्चंस 2 से 3 मार्क्स के लिए आएंगे बेटा। देखो एक्सप्लेनेशन इसका बस इतना ही था, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है ना उनको बस इतना ही समझना था कि एंड डिजिट 2 और 5 आ गया तो आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को समझ में लिखना है, लिखना कैसे है, वो एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना इसी तरीके लिखना है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स जिसके डिजिट एंड डिजिट 0 से एंड होंगे वी हैव टू रिक्वायर 2 and 5 बोथ द प्राइम फैक्टर्स, बट इन दिस केस 2 इज प्रेजेंट बट 5 इज मिसिंग। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स देयर इज नो नेचुरल नंबर्स जो एंड डिजिट पर 6 के पावर n को एंड डिजिट से 0 से इसको डिनोट कर सकते हैं। दैट इज वाई ये जो हमारा होगा नेचुरल नंबर्स फिक्स नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? जोर से अगर समझ में आ गया तो चैट कॉलम में फायर कर दो बेटा, फायर कर दो, एक बार फायर वाली इमोजी भेज दो। मजा आया? कुछ नया सीखा बेटा? अब आप तो भूलोगे नहीं आज के बाद, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने समझा दिया है बहुत अच्छे, तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, डन? चलिए वेरी गुड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। चलो भैया पहली क्लास को याद करो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा, अब मैंने आपको उसी दिन हिंट दिया था जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी, उस दिन मैंने समझाया था कंपोजिट नंबर की डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछी जाएगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशंस क्या कहता है? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, यानी जो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बनते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 नंबर है, कौन कौन? 7 × 11 × 13 + 13। सर अगर मैं इसमें एक चीज देखूं, क्या देखूं सर?
भैया अगर मैं इसमें देखूँ ना तो इसमें 13 है, यहाँ पर भी 13 है। अब ये जो प्लस है ना यही इंडिकेट कर रहा है कि भैया हम एक नंबर नहीं है, हम दो टर्म्स वाले नंबर्स हैं, क्योंकि जब भी हम टर्म से नंबर को डिवाइड करते हैं तो दो ही साइन आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, जो बाइफैक्टरेट करते हैं नंबरों को अलग अलग टर्म्स में, कि 1 टर्म है, कि 2 टर्म्स है, कि 3 टर्म्स है, ऐसे टर्म्स में डिवाइड करने के लिए प्लस और माइनस आते हैं। तो प्लस आते ही बोल दिया भैया ये तो 2 टर्म्स है। अब सर जी अगर 2 टर्म्स है तो आप मुझे बताओ कि कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ जी सर, क्या 13 ले लिया कॉमन, बचे हुए लिख दो आप 7 × 11 यहाँ बचा। सर जी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दो 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सर 77 + 1। अब 13 × ये क्या हो जाएगा बेटा 78। सर जी आपने कहा था कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वही प्राइम कंपोजिट नंबर बनेगा, यही कहा था ना सर, डेफिनेशंस भी यही कहती है। ठीक है सर हम मानते हैं। सर यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर्स दिख रहे हैं। अरे भैया 13 तो प्राइम फैक्टर है, क्या ये प्राइम फैक्टर है, इसका भी तो फैक्टर्स बना सकते हैं ना, और इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। और जैसे इसके बहुत सारे फैक्टर्स बने हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे ये नंबर्स क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर्स, बिकॉज 78 के बहुत सारे फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ऑलरेडी बन जाएंगे। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते ही ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 78 have more than 2 factors। ये अपनी लैंग्वेज में लिखने का तरीका है कि हमने बोला ये कंपोजिट नंबर्स है बिकॉज 78 खुद ही है, 13 एक फैक्टर्स हो गया, इसको मिला करके 2, और 78 में भी अपना फैक्टर्स आता है तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, दैट इज वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर बच्चों, समझा। अब चलो आगे मैं समझाता हूं आपको। सबको समझ में आ गया ना ये कंपोजिट नंबर कैसे है। अगर कंपोजिट नंबर समझ में आ गया तो इसका वाला बता देना तुम चैट कॉलम में, होमवर्क दे रहा हूं आपको, बताओगे ना, बताओगे नहीं। सेम ऐसे ही देखो यहां पर भी प्लस है बेटा, देखो ये, और यहां पर भी 5 कॉमन है, तो बस कॉमन लेना, इस तरीके से दिखाना, अब बता देना कंपोजिट नंबर है या नहीं है। क्लियर, डन बच्चा, समझा। बताओ, लगती है एनर्जी कम हो गई है क्या आपके अंदर? मेरे अंदर, मैं कब से बोल रहा हूं मेरी एनर्जी कम ही नहीं हुई बेटा। क्या कर रहे हो, सो गए क्या, चाय पी रहे हो क्या? अरे नहीं बेटा, क्या कर रहे हो, इधर देखो, इधर इतना अच्छा इंटरटेनिंग वाला क्लास चल रही है, मजे आ रहे हैं पूरी, और तुम बताओ बैठ करके मुंडी नीचे करके सो रहे हो। हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूं, सो रहे थे क्या? इधर देखो, चलो देखो, गुड गुड गुड, चलो बेटा आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करके देना तुम सब, इसका होमवर्क मैं वेट करूंगा, चेक करूंगा एक एक बच्चे का, और सब पे रिप्लाई करूंगा। जिन जिन बच्चों का आंसर आएगा सब पे रिप्लाई करूंगा मैं, इंडिविजुअली मैं खुद रिप्लाई करने वाला हूं, तो सबका आंसर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो आ जाते हैं अपने आज की एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चंस। बस आपको पता है बेटा ये लास्ट तो है बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चंस रहते ही हैं और हम ऐसे क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से सीखते चले जाएंगे। चलो सबसे इंपॉर्टेंट की बात ये बताऊं कि वर्ड प्रॉब्लम को देख करके बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मतलब प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि सर सब कुछ कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बनता ही नहीं है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हर क्लासेस में मैं आपको बताता रहूँगा। इसके लिए आपको हर क्लासेस में मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तो सो दैट आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की जो डर रहता है ना उसको भी निकाल सको। फिर एक क्लास में लाऊंगा पूरी डेडिकेटली, हर क्लासेस के अकॉर्डिंगली जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें डेडिकेटली एक क्लासेस में आपके लिए लाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड। उसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके यूनिकनेस देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। क्या लिखा है बेटा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड एज अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया ने टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same। जितना
सोनिया लेती है 18 मिनट्स तक चलने के लिए 1 राउंड, उतने ही रवि 12 मिनट में उसको 1 राउंड को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करिए एक सर्कुलर पॉइंट यहां पे है, यहां से दोनों डायरेक्शन, दोनों जो क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पर सेम डायरेक्शंस में जाते हैं। मतलब अगर यहां से सोनिया भी जा रही है तो यहां पे रवि भी जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शंस में। तो कितने समय के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब एक चक्कर लगा करके फिर से दोनों साथ में यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब सर आपने जो क्वेश्चंस पढ़ा है ना, वो बस ये फिगर ही बता रहा है कि ठीक है हमने इतना समझ पाए हैं कि सर स्टार्ट कर रहा है और एंड पर पहुंच रहे हैं, तो निकालना है। निकाले कैसे, उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या है कॉन्सेप्ट भैया? कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसे हर चीज़ों का कुछ ना कुछ तोड़ होता है ना, वैसे ही मैं आपको तोड़ बता रहा हूं। जब जब क्वेश्चंस में आपको क्या मिले बेटा, जब जब आपके क्वेश्चंस में स्मॉलेस्ट वर्ड आए, जब जब आपके क्वेश्चंस में शॉर्टेस्ट वर्ड आए, मिनिमम वर्ड आए, एटलीस्ट वर्ड आए, या फिर बोथ या टुगेदर कोई वर्ड दिखे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, डिक्टो इसी पर मत जाना बेटा। ये सब क्वेश्चंस कहीं पर भी पढ़ते हुए ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड आए ना, तुरंत बोलना सर मुझे पूरा क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है। क्यों? सर जी आपने बताया था इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए उस वर्ड को पकड़ करके बस मुझे एलसीएम निकालना है। हाँ जी सर, यही बात है कि अगर इनमें से इस पूरे सेंटेंस को, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस नंबर को पकड़ो, उसका एलसीएम निकाल दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे और इनमें से कोई भी नंबर्स, कोई भी चीज आपसे शॉर्टेज, डिस्टेंस, मिनिमम, एटलीस्ट, बोथ, टुगेदर ऐसा कोई भी वर्ड आ जाना बेटा, या सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन आ जाए, 3 रिंग बेल समय समय पर बज रही हैं, वो टुगेदर एक साथ कब बजेंगी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, आपको याद रखना है बेटा इन सब कंडीशंस में अगर इनमें से कोई भी चीजें फॉलो करती हैं तो क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। सर ठीक है, तो मुझे एचसीएफ का भी बता दो। बता दूं? चलो देख लो बेटा, इसके अपोजिट में। अब ये तो सर आपने सही बताया, बहुत अच्छी चीज बता दी कि हमने एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या निकालेंगे? अपोजिट कर दो बेटा। क्या है? ग्रेटेस्ट वर्ड आए, मैक्सिमम वर्ड आए, एटमोस्ट वर्ड आए, या फिर लॉन्गेस्ट वर्ड आए। जब ये सारे वर्ड्स मिलेंगे ना बेटा तो हम क्या कर लेंगे? हम निकाल देंगे एचसीएफ। अब इस क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए क्या लिखा है बेटा। दे बोथ स्टार्ट, कभी रिंग बेल वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने रिंग बेल को बजा रहे हैं और अगर 3 रिंग बेल हैं तो वो आपस में एक साथ फिर कब बजेंगी? बोथ टुगेदर। ऐसा कोई भी सीक्वेंस वाला नंबर्स आता है ना तो ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या करना है? हमें निकालना है क्या बेटा? हमें निकालना है आपका एलसीएम। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि मुझे एलसीएम निकालना है। बस खत्म, पूरा क्वेश्चन अपने आप में खत्म, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब इतना हमने सर्कल विर्कल बनाया उसकी भी जरूरत नहीं थी, हमने पॉइंट अपना देखा उसके भी। यहाँ पर भैया 18 का हमने फैक्टर्स बनाया। क्या होता है सर? 2 × 3 × 3 होता है। ठीक है सर। 12 का क्या होता है सर? 2 × 2 × 3 होता है। ठीक है सर। सर इसमें बोथ स्टार्ट था तो क्या निकालूं? सर जी ने बताया था कि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाला हमने बेटा। क्या एलसीएम हमने निकाला? 18 और 12 का। और जब एलसीएम निकाला तो भैया कॉमन क्या था? सर ने कैसे बताया था? इन दोनों में से एक ले लिया, इन दोनों कॉमन में से एक ले लिया, बचे हुए सारे नंबरों को लिख दिया। यानी इसको अगर मैं सीक्वेंस में करूं 2 × 2 × 3 × 3 तो सर जी 36 आ रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। यही हमारा 36 मिनट्स का आंसर हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन तो इतना बड़ा था, सॉल्यूशन इतना कम। भैया यही तो है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैथ से डरना नहीं होता। जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उतने इजी, उतने छोटे छोटे उसका सॉल्यूशंस बनता है। बस उसके कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। आज तक आपको पता नहीं था कि बोथ, टुगेदर, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब वर्ड आए तो क्या निकालना है, तो आपको टफ लग रहे थे। जैसे ही मैंने वर्ड बता दिया, सर जी ये तो बहुत आसान है। इसी तरीके से अपनी हर क्लासेस में हम इसी तरीके से नए कॉन्सेप्ट, नए तरीकों में और मैथ्स को इतना इजी बनाएंगे कि जो लोग बोलते हैं ना ये डर
कि सर मैथ्स नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता है, तो आपके आनंद सर ये बता रहे हैं मैथ्स को मैं संभाल लूंगा, बाकी सब्जेक्ट आप संभाल लो बेटा। मैथ्स को फोड़ डालेंगे हम, मैथ्स में तो इतना ऊपर लेकर के जाऊंगा, बस जितना आपसे बोलता रहूं उतना करते रहो, रिविजन्स करते रहो। एक क्लासेस में आपको माइंड मैप का भी बता दूंगा कि माइंड मैपिंग करते कैसे हैं, रिविजन्स कैसे करते हैं, वो हम किसी दिन 1-2 दिन में वीडियो आपके पास लॉन्च पहुंच जाएगी, उसके हिसाब से करना, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है बेटा। क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों सिंपल सी बात, तो आ गए हम अपने एंड पड़ाव पर। हमारी पूरी एनसीईआरटी का 1.1 पूरी एनसीईआरटी मतलब चैप्टर 1 में से 1.1 की एक्सरसाइज हमने डिटेल में पूरी कंप्लीट कर ली है। अगला 1.2 के कॉन्सेप्ट और उसकी डिटेल में एक्सरसाइज हम अगली क्लासेस में करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, बता दो उनको कि भैया बहुत एंजॉय कर लिया आपने, हमारा वेकेशन खत्म हो चुका है, वापस आओ। आनंद सर पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। चलो मिलकर के आनंद सर के साथ जर्नी में, इस सफर में, हौसलों के सफर में जुड़ जाते हैं और जम के मेहनत करते हैं अपने उस ड्रीम को पाने के लिए, जिसके लिए हम लगातार दिन रात मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं बेटा। अगर कोई भी बच्चा जिसका कोई भी टॉपिक छूट चुका है उसको बता दो आप कि भैया फटाफट भाग के चले जाओ अड्डा 24/7 यूट्यूब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वहां पे आनंद सर आपको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबको बता दो, तहलका मचा दो, सबको शेयर कर दो बेटा, और जितनी जल्दी हो सके सबके सब हर दिन जुड़ो मेरे साथ और हम मिल करके एक नया कीर्तिमान लिखते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी बात अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, वरना हमारी कोई औकात, कोई कैपेसिटी नहीं है बेटा। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड जस्ट प्रे फॉर देम कि भैया आपको मैं प्राउड करा करके ही मानूंगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।